प्रस्तुत कहानी आप सुन रहे हैं निमंत्रण, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैंतरे बदल कर कहा, मार लिया आज, ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित। सारे घर का नेवता, सारे घर का, वह बढ़ बढ़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब भी धोखा ना हो, पक्का पोढ़ा कर लिया है ना? मोटेराम ने मूछें ऐंठते हुए कहा, ऐसा अस्कुर मुंह से न निकालो, बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी है कर लो। सोना, वह तो करूंगी ही, क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़ी ही खोदती रहती हूँ, मगर है घर भर का ना। मोटेराम, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में न आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं, मगर उनकी बात सभी समझ ले तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे। बताओ, क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ, विद्वता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बता दो। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादापुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन करवाना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, यह निर्णय मेरा होगा। अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, छेदीराम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेकूराम शास्त्री, मोटेराम शास्त्री आदि जब इतने आदमी अपने ही घर में हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए? सोना, और 7वां कौन है? मोटे, बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर लेते आना। मोटे, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी, पत्तल भर लाऊं, उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो दिल लगी करते हो, भला कैसे जाऊंगी? मोटे, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की जरूरत पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य का रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में भला क्या अंतर है, जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान यानी पहनावे को कहते हैं। इस साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकेगा? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटे, तुम्हें करना ही क्या है, बात तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा आएगा। मोटे, बस अब विलंब न करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटे, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आई, बोली, अच्छा, इन बिच्छुओं को क्या करूंगी? मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर बोला, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? सोना, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों न दूंगी। मोटे, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहने ही से मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिछुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिछुए ना उतारूंगी। मोटेराम ने सोचकर कहा, अच्छा, पहने चलो, कोई हानि नहीं, गोवर्धन नारी यह बाधा भी हर लेंगे। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा इन पंडित जी को भील पाँव हो गया। क्यों, कैसे सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर पढ़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना प्रारंभ किया, तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो, कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे।
इसीलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं है, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती, यह कोई अपराध नहीं है। अलगू, आप ही बता दीजिए। मोटे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, खूब याद कर लो। बेनी राम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदी राम के पिता का पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकू राम, तुम बेटा बतलाना सेतु राम पाठक। हो गए सब? हो गया सबका नामकरण। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार रहना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू, पंडित केशव पांडे। बेनी राम, तुम बताओ। दमड़ी तिवारी। छेदी, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल गया। मोटे, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम नाम नहीं याद कर सकते? बड़े दुख की बात है। मुझे पांचों नाम याद है, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटे राम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुधि ही न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर आ गए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे, और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था, और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटे राम ने मुंह लटकाकर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया या किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटे, तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा, लड़कों से इस बात का पता लगाया जा सकता है। फेकूराम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हो? हमें भी सुनाओ। मोटे राम ने फेकूराम को बोलने का अवसर न दिया, डर ये कि सारा भांडा फोड़ देगा। बोले, अभी यह क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हम याद भी कर लें तो इस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। यह कहते हुए रोना शुरू कर दिया। चिंतामणि ने बालक को गले से लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटे राम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आ जाते हो। सुन लिया हुआ कहीं से किसी का नाम, फेंको से, जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटे राम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटे, जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटे, और तुम्हारे पिता का नाम? फेकू। फेकू, बता दो दिया, उस पर कहते हो पढ़ता नहीं। मोटे, हमें भी बता दो। फेकू, सेतुराम पाठक तो है। मोटे, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी कोई नाम बता दो। मोटे राम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोना देवी ने लजाकर सिर झुका लिया।
सोना देवी तो लड़कों के कपड़े पहनने लगी सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले थे, पर कुतूहलवश अभी तक द्वार पर दुबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी। उससे यह तो ज्ञात हो गया कि निमंत्रण है कहीं, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह ज्ञात न हुआ। इतने में फेकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटे राम के कान तक बात पहुंच गई। तुरंत बाहर निकले, देखा तो चिंतामणि जी फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे थे। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटे राम भी यह कहते हुए उनके पीछे पड़े, उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का, दुष्ट! चिंतामणि, मैं कह देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा न होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर न हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटे राम जी को एक एक पग आगे बढ़ना दुस्तर हो रहा था। भैंसे की भांति हांफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते दुल्की चाल से चले जाते थे। और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था और पीछा न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गैंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटे राम धोती के ढीली हो जाने के कारण उलझ कर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिर देखकर कहा, रुक गए और बोले फेकू राम से, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है? फेकू, बता दें तो हमें मिठाई दोगे ना? चिंता, हाँ दूंगा, बताओ तो। फेकू, रानी के यहाँ। चिंता, कहाँ की रानी? फेकू, ये मैं नहीं जानता, कोई बहुत बड़ी रानी है। इसकी आगे की कहानी आप सुनेंगे अगले भाग में। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।